हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल अवान ऑन जो। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है आप लोगों के लिए, बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं हमारा इंडियन पॉलिटी। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स जहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी कवर कर लेंगे सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका एसएससी, बैंकिंग एक्सेट्रा सब इंक्लूडेड है। कोई भी आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर उसमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उस पर पॉलिटी जो होती है हम बेसिकली उसको कवर करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी पूरी कवर हो जाएगी इस एक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर एवरी पॉसिबल थिंग, एवरी पॉसिबल इंपॉर्टेंट थिंग। वी आर गोइंग टू रिमूव द टॉपिक्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ बेस्ड ऑन पुराने जितने भी पेपर्स हैं जिस पर रिपीटेडली जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट और जो भी हमारे पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकता है फर्दर, ठीक है, एग्ज़ाम्स पे जो कि पूछा जा सकता है, हम लोग उन चीज़ों को कवर करेंगे। एंड बेसिक मोटिव यही है इस वीडियो के पीछे कि आप लोगों को एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिस पे आप जाएं, क्लिक करें और सारे के सारे टॉपिक्स या तो आप रिवीजन के लिए चाहते हो तो रिवीजन हो जाए, नहीं तो आप अगर समझना भी चाहते हैं तो उस सेंस में भी आप ये कर सकें, ठीक है। तो I wanted to create this video for a long time, but now here it is for all of you. So without any further ado, let's begin. But before starting the video, I would like to tell you all one thing, that अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, एक लाइक लीव कर जाए ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा जो टीचिंग का वे है वो आप लोग गैदर कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारे चैनल से नॉलेज मिल रही है, जो भी हमारा वो है, हमारा जो भी फोकस पॉइंट है, दैट इज़ टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज दैट वी हैव, अगर आपको वो चीज़ मिल रही है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा टू मेक ऑन मोर वीडियोज। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द थिंग, व्हाट इज़ दैट। सो लेट मी जस्ट पिक अप अ पेन, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले लेते हैं कि कैसे हमारा जो है कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड क्या क्या बैकग्राउंड था। वी ऑल नो, हम लोग हिस्ट्री में नहीं जाएंगे बिकॉज ये हिस्ट्रिकल लेसन नहीं है, बट वी आर गोइंग टू कवर ऑल द पॉलिटी से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिखूँगी पूरी स्लाइड पे, ठीक है। कीवर्ड्स लिखूँगी, आपको मैं जो बोल रही हूँ उस चीज़ पे फोकस करना है, मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू दैट, ओके। तो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें सबसे पहला पॉइंट कवर करना है, जो कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड जो भी था, वो सबसे पहले कहाँ पर आया था, 1789 में आया था। सबसे पहली बात तो ये कहाँ पर आया था, यूएसए में आया था, ठीक है। तो ये था। उसके बाद इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में सबसे पहले डिमांड किसने उठाई थी, सबसे पहले डिमांड उठाई थी एम.एन. रॉय ने, ठीक है। एम.एन. रॉय ने डिमांड उठाई थी किसकी, कि हमारे इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कब डिमांड उठाई थी, डिमांड उठाई थी 1934 में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। एम.एन. रॉय कहाँ से बिलोंग करते थे, वो बेसिकली बिलोंग करते थे कम्युनिस्ट पार्टी से, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी से। तो कम्युनिस्ट पार्टी कब फॉर्म हुई थी, ये फॉर्म हुई थी 1925, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स एम.एन. रॉय के बारे में आपको पता होने चाहिए। उसके बाद 1938 में डिमांड की थी किसने, जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू बिलोंग करते थे, वी ऑल नो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जुलाई ऑफ 1946 में क्या हुआ कि क्या हुआ था कि ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए थे, और उसके बाद कौन जीता था इलेक्शंस में, लेबर पार्टी जीती थी। और लेबर पार्टी ने क्या डिसाइड किया था, लेबर पार्टी जीती थी वहाँ पर। उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे दैट वाज क्लीमेंट एटली, CLEMENT, क्लीमेंट एटली, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैबिनेट फॉर्म की थी जिसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। आई थिंक आप लोग फेमिलियर भी होंगे इससे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान था, ये क्लीमेंट एटली ने स्टार्ट करवाया था, ठीक है। तो ये क्या था, ये प्लान था जिससे कि हमारे इंडिया को हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन मिले। इसके लिए कैबिनेट एक कमेटी भेजी थी इन्होंने बेसिकली, ठीक है। तो एक कमेटी भेजी थी, तो उस कमेटी में 3 लोग थे। आप उन 3 लोगों को एक शॉर्ट टर्म से याद कर सकते हैं जिसका नाम है LAC, जिसमें आपके आ जाता है L से लॉरेंस, ओके।
ए से अलेक्जेंडर, ठीक है, और सी से क्रिप्स, CRIPPS, ठीक है। तो ये एक LAC हम बॉर्डर को बोलते हैं चाइना के साथ, तो आप उससे ये चीज़ याद कर सकते हैं, एक निमोनिक बना दिया मैंने। लॉरेंस, एंडली और क्रिप्स, ये तीन आए थे कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर इंडिया में टू हेल्प अस फॉर्म अ काइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। बट उसमें कंट्रोल किसका रहता, किसको रिपोर्ट किया जाता, ब्रिटिशर्स को। तो हमें कोई भी किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं दिया गया था। इट्स जस्ट दैट कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट कर लो, लेकिन रिपोर्ट किया जाएगा किसको, गवर्नर ऑफ जहाँ पर जो भी एक्टिव थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया, बेसिकली उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, और उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली होंगे 389 मेंबर्स। तो ये 389 टर्म इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स के लिए बोला गया था, ठीक है। 389 मेंबर्स होंगे। इसका फर्दर डिवीजन हो रहा था 389 में से सबसे पहले तो जो 296 होंगे, 296 ये डिवीजन भी याद रखना, 296 होंगे एक साइड और 93 होंगे एक साइड। और ये 296 कौन है, 296 है हमारे जो भी ब्रिटिश इंडिया से इलेक्टेड होंगे, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, ठीक है। उसके बाद 93 होंगे आपके प्रिंसली स्टेट से, जहाँ पे राजाओं महाराजाओं का कंट्रोल था, और ये यहाँ पर होंगे इधर की साइड पे, मतलब ब्रिटिश इंडिया वाले में इलेक्शंस के थ्रू होगा ये काम, ठीक है। वेयर एज जो प्रिंसली स्टेट्स वाला है, यहाँ पर नॉमिनेशन के थ्रू होगा ये काम, ठीक है, नॉमिनेशन, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर भी आप एक चीज़ और फर्दर डिवाइड देख सकते हैं कि क्या हुआ था, कि इन्होंने बोल दिया था इस पे से जो 296 पे से जो 292 होंगे, ठीक है, और जो 4 होंगे, 292 तो आपके ब्रिटिश इंडिया वाले हैं, लेकिन जो 4 है उस पर चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंसेस का होगा एक, ठीक है, चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। ये आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो था हमारा इंटरिम गवर्नमेंट की बात, ठीक है। क्या कर लेते हैं हम लोग, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है कि ये ऐसी गवर्नमेंट थी जब अभी पक्की गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हुई थी, काइंड ऑफ टेम्परेरी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। कब फॉर्म की गई थी, ये फॉर्म की गई थी आपकी 1946 सितंबर में, ठीक है। और इनके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू को किसको रिपोर्ट करना था, वायसरॉय को, ठीक है, वायसरॉय बन गए थे उस टाइम में, तो वायसरॉय को रिपोर्ट करना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स बने थे जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको एक एग्जाम पर्सपेक्टिव दे सकता है। डिपार्टमेंट्स बने थे, जैसे कि एक डिपार्टमेंट था फूड एंड एग्रीकल्चर का, फूड एंड एग्री का। तो फूड एंड एग्री डिपार्टमेंट किसको देखता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एक और डिपार्टमेंट था आपका जैसे कि लीगल एडवाइज़र्स थे आपके कुछ, ठीक है। तो उनका जो काम था वो BN राव देखते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, BNRAU राव, ठीक है। तो BN राव जो कि बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं बने थे, ठीक है, ये लीगल एडवाइज़र थे इंटरिम गवर्नमेंट की, तो ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 9th of December इन 1946 में हुई थी, ठीक है। तो 9th of December 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है। और इस मीटिंग में जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे, प्रोविजनल वर्ड याद रखना आपको, नॉट परमानेंट, प्रोविजनल प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, वो थे आपके सचियानंद सिन्हा, NAND नंद SINHA सिन्हा। तो इनको क्यों बनाया गया था, इनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एल्डर मेंबर थे उस टाइम में, और एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। लेकिन 11th of December में क्या हुआ, 11th of December 1946 में ही हम लोग हैं अभी तक, तो उस पर इलेक्शन किए गए परमानेंट वाले, और उस पर बाई इलेक्शन राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया। सो ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया HC मुखर्जी और आपके VT
कृष्णाचारी, कृष्णाचारी, वीटी कृष्णाचारी। ठीक है, तो इनको क्या किया गया, इनको इन दोनों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, ओके, तो अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, या उसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका 13 दिसंबर पे आ जाते हैं। अब 11 दिसंबर की बात की थी, अब हम लोग 13 दिसंबर की बात कर लेते हैं। तो 13 दिसंबर में क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ये बेसिकली बाद में जाकर यही प्रियम्बल कहलाया गया। ठीक है, तो ये एक प्रिलिमिनरी स्टेज पे था, इसको हम लोग बोलते थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं किसी शेप में मार्क कर रही हूँ, स्क्वायर या सर्कल, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया। इसको बाद में, ये पहले तो देखो 13 दिसंबर को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, फिर ये 22 जनवरी 1947 में इसको ही प्रियम्बल घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक ये पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, उसके बाद ये तो आपकी हो गई थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अभी हम एक कमिटीज़ की और बात कर लेते हैं। कमिटीज़ थी बहुत सारी, इम्पॉर्टेंट वाली हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि हमारे सबसे पहले मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फॉर्म हुई। मेजर जो थी, मेजर कुछ थी माइनर। ठीक है, तो मैं अगर मेजर की बात करूँ तो उसमें 8 आ रही थी। ठीक है, वो 8 कौन सी थी, एक तो थी, आप लिखते जाइएगा, पहली थी यूनियन पावर कमेटी, जिनके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, उनके भी हेड थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरी थी आपकी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कमेटी। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो थी आपकी, उनके जो हेड थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद स्टेट कमेटी के मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आपका था रूल ऑफ प्रोसीजर के जो हेड थे, उस कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी के भी हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, वी ऑल नो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो मैं ड्राफ्टिंग कमेटी को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी आप लोगों को कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, वी ऑल नो दिस वन। ठीक है, तो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, इनमें टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है, कितने मेंबर्स थे, टोटल 7 मेंबर्स थे। चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, आप 7 मेंबर्स के नाम भी अगर याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ। पहले तो मेंबर आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये चेयरमैन थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। उसके बाद डॉक्टर बी एल मित्तर जो थे वो भी थे, बट उन्होंने बाद में उसको लीव कर दिया था कमेटी को, और उनकी जगह उनको सक्सीड किया था एन माधव राव ने। फिर उसके बाद थर्ड है के एम मुंशी, फोर्थ है डी पी खेतान, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उनको फिर ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसी प्रोसेस में बीच में, तो उनके जगह फिर कौन आए थे, डॉक्टर टी टी कृष्णामाचारी। ठीक है, और उसके बाद 5th पे आप लिख लीजिए अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ओके, 6th पे आप लिख लीजिए एन गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद 7th पे आप लिख लीजिए मोहम्मद सदालुआ। ठीक है, मोहम्मद सदालुआ। ठीक है, तो ये जो थे ये 7 मेंबर्स थे। आप मतलब इतना ऐसे पूछते नहीं हैं एग्ज़ाम में, बट आपकी एक सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने एक बार डिक्टेट कर दिया है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करते करते या फिर थोड़ा स्लो करके आप नेम्स को लिख सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, ये तो हो गया, इतना तो हो गया। अब क्या हुआ कि पार्टीशन भी हो गया था इंडिया का। ठीक है, जब इंडिया का पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन के बाद क्या हुआ, ये हमारे पास जो पहले 289 मेंबर्स थे ना, तो ये जो हमारे पास 289 मेंबर्स जो थे ना,
इन मेंबर्स पे से जब पार्टीशन हो गया तो जो 90 मेंबर्स थे वो पाकिस्तान चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पाकिस्तान, ठीक है। तो अब कितने बचे 29, दिस इज़ 389 का, आई एम राइटिंग इट अगेन हियर, 389, ठीक है। 389 थे। अब इनमें से 90 तो पाकिस्तान चले गए। यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 299 मेंबर्स आ गए थे, ठीक है। अब 299 मेंबर्स थे, अब इन्हीं से होना था सब कुछ, ठीक है। अच्छा, तो अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका फरवरी, ये डेट आप लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ फरवरी 1948 में इन्होंने जो है ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया था, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या प्रिपेयर कर लिया था इन लोगों ने, इन्होंने ड्राफ्ट को प्रिपेयर कर लिया था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो 1948 में उसका ड्राफ्ट क्रिएट किया गया, ठीक है। फिर फाइनली उसको अडॉप्ट कब किया गया, अडॉप्ट उसको किया गया है 26 नवंबर, वी ऑल नो दिस, 1946, सॉरी 1949, ओके। एंड इस पर इसको अडॉप्ट कर लिया गया, तो इसी डे को हम लोग अब कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बनाते हैं। तो हेयर इट इज़ अडॉप्टेड, और ये अडॉप्टेड वाली डेट जो है ये आपकी प्रियम्बल के ऊपर भी मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पे इसको अडॉप्टेड किया गया। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको एनफोर्स कब किया गया, तो इसकी एनफोर्स करने की डेट थी, कब थी, ये थी आपकी 26 जनवरी 1950, ठीक है, जो कि हमारा रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए कि कितने सेशंस में ये बना। तो सेशंस जो कि टोटल हुए थे वो थे 11 सेशंस, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिपेयर हुआ। कितना टाइम लगा इसे, तो आपको ये लिखना है 2 years 11 months and 18 days, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे मैं जो भी लिख रही हूँ ना, एवरी थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, okay, that could be asked in your exam. Nothing here is the thing that is not important, ठीक है। तो we are discussing only the important things. So इस पर कुछ ये बात नहीं रह जाती कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ हद ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब वो एकदम 110% हो जाता है, तो उसको मैं आपको बता सकती हूँ कि वो क्या है। बट एक्चुअली यहाँ पे 100% एवरी थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और पता होनी चाहिए एसएससी वगैरह के पर्सपेक्टिव से, कि इंग्लिश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था, ठीक है। तो इंग्लिश में किसने लिखा था, कैलीग्राफ किया था, लाइक राइटिंग, ओके। तो किसने किया था, ये किया था, या सो ये किया था प्रेम, PREM, प्रेम बिहारी नारायण, NARAIN, नारायण, ओके। सो प्रेम बिहारी नारायण ने ओरिजिनली इनको लिखा था, ठीक है। उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया था हिंदी में। किसने ट्रांसलेट किया था, हिंदी में ट्रांसलेट किया था ये वसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वसंत कृष्ण वैद्य ने इसको ट्रांसलेट कर दिया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है। कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग पढ़ लेते हैं, तो फीचर्स, ठीक है, लेट अस डिस्कस। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हमने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था। हम लोगों ने ये अडॉप्ट किया था हमने 22 जुलाई इन 1947, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद नेशनल एंथम को और नेशनल सॉन्ग को, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग हैज़ बीन अडॉप्टेड ऑन 24 January
1950, ठीक है। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950। उसके अलावा कुछ और फीचर्स होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उस फीचर्स में आप लोग सबसे पहले तो फीचर आ जाता है सिंगल सिटीज़नशिप का, ठीक है। तो सिंगल सिटीज़नशिप का एक फ़ीचर आ जाता है कि हमारे इंडिया में एक ही सिटीज़नशिप है और डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट सिटीज़नशिप नहीं है। एक सिटीज़न जो होता है वो इंडिया का सिटीज़न होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये चीज़ भी आप लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद है आपका 3 टायर सिस्टम होता है हमारे यहाँ पे, 3 टीयर सिस्टम, 3 टीयर सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक होती है हमारी लोकल बॉडीज़, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में कवर भी कर रखा है। अगर आपको इसमें इन डेप्थ जाना है, यूपीएससी तक के लेवल पे जाना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट कर रखे हैं, आप लोग चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से फिर हमारे जो इंडिया में होता है, हमारे इंडिया में क्या होता है? हमारे इंडिया में होता है एक फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि फेडरल सिस्टम में ये होता है कि हमारे यहाँ पे दो डुअल गवर्नमेंट होती है, स्टेट और सेंटर दोनों होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट तो दो होती हैं। उसके बाद एक्चुअली डुअल गवर्नमेंट का फीचर हमारे में है। फेडरल में एक और चीज़ होती है डबल सिटीजनशिप, बट वो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। और फेडरल में मतलब कि अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देख लो, वहाँ पे अलग अलग स्टेट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। गवर्नमेंट मल्टीपल है बट एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो डुअल है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि हमारे इंडिया में भी है। बट यहाँ पर हम इसको प्रॉपर वो नहीं कह सकते कि प्रॉपरली जो है वो स्टेट और सेंटर को इक्वल कंट्रोल दिया गया है। नहीं, हमें पता है कि सेंटर के पास पावर ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको क्वासी फेडरल भी बोल सकते हैं, हम लोग भी बोल सकते हैं, नहीं बल्कि इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फेडरल, ठीक है। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस एंड यू शुड नो दिस। ये एक बेसिक चीज़ होती है, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्वासी फेडरल होता है, फेडरल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वासी फेडरल वाली टर्म किसने दी थी? केसी वियर ने। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट होता है केसी WHEARE वियर, ठीक है। केसी वियर ने क्या बोला था? कौन सी टर्म दी थी हमें? क्वासी फेडरल वाली टर्म, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? नाउ लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। तो अब हम आगे आगे बढ़ लेते हैं। लेट्स चेक द कलर टू समथिंग डिफरेंट। अच्छा, और हमारा मैंने आपको बताया था सिंगल सिटीजनशिप है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ट्रिपल टायर सिस्टम है। ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बहुत ही लेंदी, और आप हम लोग लिखते हैं इसको बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास फ्लेक्सिबल भी होता है, रिजिड भी होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है एक यूनिटरी बायस भी होता है, जिसको मैंने आपको समझा दिया है क्वासी फेडरल, तो वही बात है यहाँ पे, यूनिटरी बायस भी होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और हमारा एक बोरोड टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमने हर कॉन्स्टिट्यूशन से जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया है, हमने बहुत से जगहों से लिया। और बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, और हम इस कंसेप्ट को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग कि हमने किस जगह से क्या लिया है, ठीक है। तो अगर हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं, तो सोर्सेज में हमारे पास ब्रिटेन आता है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ पे। सोर्सेज में हमारे पास सबसे पहले ब्रिटेन आ रहा है, तो आप लिखते जाइएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ कंट्री का नाम लिख रही हूँ, ठीक है। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है आप लिखिएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है हम लोगों ने, बाय कैमरल सिस्टम लिया है, जिसमें हमारा राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज बाय कैमरल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लिया है। स्पीकर की जो पोस्ट होती है लोकसभा राज्यसभा में, उसका लिया है हमने, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम का कंसेप्ट लिया है, और रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट लिया है। तो ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। उसके बाद सेकेंडली है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो ये वाला एक्ट जो है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, अराउंड 75% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यहीं से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो ये एक्ट आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, बट ये हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है।
तो मैंने भी आई थिंक इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, पॉलिटी में ही बना रखी है, बट यूपीएससी के उसमें बना रखी थी मैंने, बिकॉज इट वाज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। यहाँ पर आप लोगों को सारे एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जैसे कि 1909 या 1919 वाले एक्ट्स, जैसे कि मॉलेमेंटो, केम्सफोर्ड, ओके। तो ये सबका आपका आइडिया होना चाहिए, आपका जलियांवाला बाग कब हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें, कौन कौन जनरल था, तो मोटा मोटा आपको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक वीडियो भी बना दूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं हिस्ट्री भी ले लूँगी, मॉडर्न हिस्ट्री ले लूँगी, इट्स नॉट एन इशू, एक टाइमलाइन बना के पूरी दे दूँगी आपको, ठीक है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या लिया है, यहाँ से हमने सबसे पहली बात तो फेडरल स्ट्रक्चर लिया है, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहीं से किया है, ठीक है। लोक सेवा आयोग का कंसेप्ट, पीएससी जो होता है ना, ठीक है, तो पीएससी जो होता है लोक सेवा आयोग, इनका कंसेप्ट हो गया आपका। फिर आपके एमरजेंसी का कंसेप्ट हो गया, एमरजेंसी का कंसेप्ट भी हम लोगों ने यहीं से उठाया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, यूएसए से आप सभी को पता है क्या क्या लिया हमने। एक तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट लिया हमने। फंडामेंटल राइट्स लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी दैम ऑल्सो। प्रियम्बल लिया हमने, इम्पीचमेंट लिया है हमने कंसेप्ट, ठीक है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस वाला कंसेप्ट लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये सब हमने वहीं से लिया। उसके बाद है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या क्या लिया है, आयरलैंड, ओके, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने एक कंसेप्ट लिया बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी, ये सब पढ़ने वाले हम लोग, कोई टेंशन मत लेना। उसके बाद हमने राज्यसभा का कंसेप्ट लिया है। राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, वो वाला कंसेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन का प्रोसीजर, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है, तो वो हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, तो आप वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी मैंने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनाया है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए उस टॉपिक पे, तो आप वहाँ से वो वीडियो को देख सकते हैं आराम से, अगर टाइम है आपके पास तो। इट्स अ गुड वीडियो, ओके। तो आप प्लीज़ चैनल पे चेकआउट करिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, बहुत सारे कंसेप्ट्स ले रखे हैं मैंने, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड हुई है, ठीक है। अभी भी काफ़ी चीज़ें रहती है, सो विल बी कमिंग अप विद द वीडियोस। फॉर दैट यू नीड टू स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, ओके, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें पता लगे कि हाँ भैया यूज़ हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है, नेक्स्ट रैदर आई वुड से नेक्स्ट जो स्टेट आती है, लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ कैनेडा। तो कनाडा की जब हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ से हम लोगों ने लिया होता है एक फेडरेशन सिस्टम, जिसपे क्या होता है, जो सेंटर होता है हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखते हो कि अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बता दूँ, तो देखो, एक है हमारे पास यूएस वाला और एक है हमारे पास इंडिया वाला, ठीक है। अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बता दूँ, तो यूएस में क्या है कि ये आपका सेंटर है, लेकिन सेंटर की पावर्स जो है वो डिफरेंट स्टेट्स को जा रही हैं। सेंटर जो है अपनी पावर्स दे रहा है, लेकिन इंडिया में क्या होगा, जो सेंटर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, स्टेट्स उनके अंडर आती हैं, डिफरेंट स्टेट्स जो है वो सेंटर के अंडर आती है। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कि क्या होता है फेडरेशन, ठीक है। उसके बाद कनाडा से हमने और क्या लिया हुआ है, रेसिडुअरी पावर्स लिया हुआ है। रेसिडुअरी पावर्स जो अनडिफाइंड पावर्स होती है, और उनका कंट्रोल किसके पास होता है, सेंटर के पास होता है। उसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलिया जो है वो, उससे हमने प्रियम्बल की लैंग्वेज ली है। इट्स नॉट कि हमने किस वे में, एक लैंग्वेज होता है, एक होता है वर्ड्स, ठीक है। हम लोग लैंग्वेज और वर्ड्स में कैसे कैटेगराइज करते हैं, वर्ड्स तो देखो क्या होता है, वर्ड्स होते हैं जैसे कि मान लो यूएस में भी आप पिन को वही लिखोगे, ठीक है, और आप ब्रिटेन में भी वही लिखोगे, लेकिन वे ऑफ स्पीकिंग, एक लैंग्वेज का एक स्लैंग होता है, एक वे होता है, ठीक है, चीज़ों को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है दैट इज़ कॉल्ड एज लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज को हम लोगों ने कैप्चर किया था कहाँ पर, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज को यूज़ किया था, कहाँ पर हमने किया था, प्रियम्बल में, ठीक है। लेकिन प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है वो अपने आप में यूएस से आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन पेपर में देखना है कि वो क्या पूछ रहा है, कंसेप्ट पूछ रहा है कि लैंग्वेज पूछ रहा है। अगर लैंग्वेज पूछ रहा है, यू हैव टू ऐड ऑन टू दैट आंसर वुड बी ऑस्ट्रेलिया, एंड वेयर एज इफ इट इज़ आस्किंग अबाउट द कंसेप्ट, देन यू हैव टू ऐड ऑन टू दैट यूएस, ओके, क्लियर, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। सो अगला जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो कहाँ से आता है, वो हमारे पास आता है जर्मनी से। जर्मनी वेमर कॉन्स्टिट्यूशन होता है,
तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास इमरजेंसी के प्रोसीजर्स आते हैं बेसिकली, और एक और चीज़ होती है कि हमारे इमरजेंसी पे पावर्स आ जाती हैं, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं। वो सब चीज़ें, वो सब कंसेप्ट कहाँ से आए हैं? हमारे पास जर्मनी से आए हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमारा अमेंडमेंट, इलास्टिसिटी आप कह सकते हैं। साउथ अफ्रीका से हमारे पास क्या क्या आया है? रिजिडिटी आया है, सॉरी अमेंडमेंट आया है, और राज्यसभा में किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं उस कंसेप्ट आया है। उसके बाद हमारे पास यूएसएसआर, यूएसएसआर से हमने क्या उठाया? यूएसएसआर से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट लिया है, ठीक है। उसके बाद है फ्रांस, फ्रांस से हमने क्या लिया है? रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमने प्रेम्बल में ऐड किए हुए हैं। तो ये सब हमने कहाँ से उठाए थे? फ्रांस से उठाए थे। उसके बाद आपका एक लास्ट है जापान, जापान से हमने क्या लिया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या था? ये सब था हमारे पास, कि हमने कौन सी जगह से, किस सोर्स से हमने क्या उठाया है, ठीक है। क्लियर हुआ? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं स्केड्यूल्स। ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे स्केड्यूल्स होते हैं। तो स्केड्यूल्स में हम लोग क्या करते हैं? हम पढ़ लेते हैं सबको, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में मैं बता रही हूँ। पहले वाले में क्या होता है? पहले वाले में ये होता है कि नेम एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, जिसमें लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में क्या होता है? सेकंड शेड्यूल में सैलरीज होती है इंपॉर्टेंट पोस्ट्स की, जो कि इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं हमारे इंडिया में, उसकी जो सैलरीज है जो कि गवर्नमेंट एरियर होती है उनकी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ योर ओथ्स। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओथ्स आपसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। ओथ की स्केड्यूल में मेंशन है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और आपका फोर्थ में आ जाता है सीट्स का कंसेप्ट, सीट्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। फिर हम अगर फिफ्थ वाले स्केड्यूल की बात करते हैं, तो फिफ्थ वाले स्केड्यूल में बेसिकली लिखा हुआ है कि देर फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों में क्या लिखा हुआ है? ये स्पेशल प्रोविजंस हैं, ठीक है। किसके रिगार्डिंग है? स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग द ट्राइब्स, ओके, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, ओके, जो कि स्केड्यूल्ड है उन ट्राइब्स। फिर उसके बाद है सेवन्थ में हमारा जो होता है वो आता है पैरेलल, और रादर वी कैन से द डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर में ये होता है कि यहाँ पर आपको मिलता है, जैसे हमारे पास लिस्ट्स होती हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है ना, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पावर्स का एक काइंड ऑफ डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो इसी डिवीजन को हम लोग सेवन्थ शेड्यूल में ये मेंशन्ड है। उसके बाद एट्थ शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेजेस से रिलेट करता है। हमारी इंडिया में कितनी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, इसमें हमारे पास कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। देखो पहले तो मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ आपको नोट करनी है कि अर्लियर जो मेंशन थी वो 14 थी, और अब ठीक है, पहले यहाँ पे अर्लियर 14 थी, बट अब यहाँ पे टोटल हो चुकी हैं हमारे पास 22 लैंग्वेजेस जो कि मेंशन्ड है इस शेड्यूल में। और जो लैंग्वेजेस इस शेड्यूल में मेंशन्ड होती है उसको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो 9th और 10th शेड्यूल्स है वो बाद में ऐड हुए थे, ठीक है। 9th 10th एंड इवन 11th बाद में हुआ था, ठीक है। तो हम 9th और 10th अभी पढ़ लेते हैं। 9th जो होता है वो आपका लैंड रिफॉर्म्स के लिए होता है, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। इसमें आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स पहला आया था 1951 में, तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं। उसके बाद एक 10th है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। एक आपका देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ओथ वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद 10th वाले में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। ओके, ये आप लोगों को अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो एक मैं छोटी सी समराइज़ कर देती हूँ कि इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर पार्टी में है तो बार बार पार्टीज़ को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे बेसिकली ये पूछ सकते हैं कि शेड्यूल 10 में क्या है या ऐसे करके, तो यू शुड बी क्लियर विद इट। ओके, उसके बाद चलिए अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि हमारे बुक्स में चैप्टर्स होते हैं। ओके, तो वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या है, देखो पार्ट 1 में ये है कि सबसे पहली बात आर्टिकल। अब हम आर्टिकल्स में आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 1, इसमें क्या होता है, मैं आपको सीधा सीधा बताती जा रही हूँ कि आर्टिकल 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं सब कुछ यहाँ पे नोट नहीं कर रही हूँ। आर्टिकल 1 में बेसिकली बात होती है स्टेट्स और यूनियन की, जैसे कि उसमें कहा गया है कि भारत जो है इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस स्टेट्स, दे आर होल्डिंग टुगेदर, दे आर होल्ड टुगेदर एंड द स्टेट्स कैन नॉट डिसेंड। ये डिसेंड नहीं कर सकती हैं, ये अपना इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हैं अलग से। दे आर अंडर यूनिफाइड यूनिट दैट इज़ कॉल्ड एज भारत। ओके, ये पहला है। दूसरा जो है वो बेसिकली होता है हमें अगर किसी भी न्यू टेरिटरी को ऐड करना है। ठीक है, न्यू टेरिटरी को ऐड ऑन करना है, जैसे कि इस वाले आर्टिकल के थ्रू हमने सिक्किम को इंडिया में ऐड किया था। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, हमने सिक्किम को कब किया था, 1974 में। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि हमने कहाँ पर इन आर्टिकल्स को यूज़ किया। आर्टिकल 3 होता है जिसमें हमको बाउंड्रीज चेंज करनी होती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट की। मान लो जैसे कि आपने देखा कि पहले जो हमारे पास बॉम्बे था पूरा, वो फिर गुजरात और मुंबई में ऐसे टूटा। तो ये सब ये जो फिनोमिना है जिससे कि कोई भी स्टेट को मर्ज किया जाता है या डिवाइड, काइंड ऑफ नॉट डिवाइड एक्चुअली इन द रियल सेंस, बट जैसे ब्रेक या मर्ज किया जाता है, तो उस वाले चीज़ के लिए हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, हम लोग आर्टिकल नंबर 3 को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से। ठीक है, उसके बाद पार्ट 1 में एक और आर्टिकल आता है जो कि है आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि जो इंडिया है दैट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट। मैंने अभी आपको बताया था, तो ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि कोई भी जो स्टेट है वो सिसीड नहीं कर सकती है इंडिया में से, इट कैन नॉट गो आउट एंड बिकम इंडिपेंडेंट। ओके, आई होप दैट दिस मच इज़ क्लियर। तो ये पार्ट 1 के अंदर 4 ही आर्टिकल्स आते हैं, हमने चारों पढ़ लिए हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2 दैट इज़ बेसिकली गोइंग टू बी डीलिंग विद part 2. This part is going to be dealing with citizenship. Okay, I know it's difficult to write from a mouse here, so that's why I'm just not putting too much, I'm just giving you the keywords. Okay, तो citizenship से deal करता है हमारा part 2। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ये वाला कंसेप्ट आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद सेकेंडली ये है कि आर्टिकल नंबर 11 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें आर्टिकल नंबर 5 to 11 आता है, लेकिन मैं आर्टिकल नंबर 5 to 11 आता है पार्ट 2 में, जिसमें आता है पार्ट 2 में, लेकिन मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाली हूँ वो भी आर्टिकल नंबर 11 पढ़ाने वाली हूँ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि किस बेसिस पे आपको इंडिया में सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारे बेसिस होते हैं जिसे हम एक्वायर कर सकते हैं, जैसे कि पहला इसमें होता है कि बाय बर्थ आप लोग एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि आपका इंडिया में बर्थ हुआ है तो आप इंडियन सिटीज़न कहलाएंगे। दूसरा होता है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट पे क्या होता है कि आपके पेरेंट्स इंडियन हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन हैं, तो आप लोग भी जो है वो इंडियन कहलाएंगे। ठीक है, बाय ब्लड बाय डिसेंट एक ही बात होती है। उसके बाद होता है बाय इनकॉर्पोरेशन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी, यानी कि कोई भी टेरिटरी का एडिशन होता है। मान लो सिक्किम इंडिया में ऐड हुआ तो उसके जितने भी सिटीजन्स हैं वो बिकॉज ऑफ द एडिशन वो क्या कहलाएंगे, वो इंडियन कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4th में क्या आता है, एक और तरीका आता है। अच्छा, 4th रहने दो, इसमें हम लॉस पढ़ेंगे कि हम सिटीजनशिप को लूज़ कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और ऐड करना है मेरे को 3 में, कि इसके भी 2 तरीके होते हैं।
इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी, इसके भी दो तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? पहला होता है कि बाय रजिस्ट्रेशन, या तो आप रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को। कैसे करा सकते हैं? किसी का मान लो स्पाउस है, वो इंडियन है, ठीक है, तो आप भी इंडियन कहला सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इंडियन ओरिजिन के हैं तो भी हो सकता है, ठीक है, तो आप रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप 7 साल इंडिया में रह लिए हैं और आपका कोई स्पाउस या फिर आप इंडियन ओरिजिन के हैं, तो वो बाय रजिस्ट्रेशन आपका इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। वेराज एक होता है बाय नेचुरलाइजेशन, ये उन लोगों के लिए होता है, मान लो कोई फॉरेनर है, ना उसका कोई स्पाउस इंडियन है, ना वो इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, लेकिन वो 12 साल से रह रहा है इंडिया में एंड ही शी वांट्स टू हैव अ सिटीजनशिप, तो उनको मिल जाएगी। किस प्रोसेस से? नेचुरलाइजेशन, बिकॉज वो 12 साल से रह रहे हैं, मिनिमम 12 साल रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये होता है हमारा एक टेरिटरी, और एक पॉइंट आप मान सकते हैं इसको इसके अंडर ही या इससे अलग भी मान सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। उसके बाद लॉस की अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से कोई भी इंसान अपनी सिटीजनशिप लूज़ कर सकता है, उसमें सबसे पहले होता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन में क्या होता है? इसमें ये होता है कि आप एक वॉलंटरली अपनी सिटीजनशिप को गिव अप कर रहे हो, जैसे कि अक्षय कुमार जी ने भी की थी, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दैट, ठीक है। उसके बाद आप वॉलंटरली मान लो गिव अप कर रहे हो। उसके बाद आप कैसे लूज़ कर सकते हो? आप लूज़ कर सकते हो अगर आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, आपका जो सिटीजनशिप है उसका टर्मिनेशन हो जाए। तो टर्मिनेशन किस बेसिस पे होगा? किस बेसिस पे होगा? जब आपने क्या किया है, आप कहीं और गए, मान लो आप यूएस गए, ठीक है, यूएस में आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, जो भी उनके फॉर्मूलाज होते हैं, जो भी उनका प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग, तो आपका सिटीजनशिप इंडिया से अपना आप कैंसिल हो जाएगा, आप 2 जगह में नहीं रह सकते, ठीक है। तीसरा होता है एक आप इसका नाम लिख लो, डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन कब होता है? डेप्रीविएशन होता है जब मान लो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, कुछ ऐसा है, कोई फ्रॉडली कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है, कोई फ्रॉड से इंडियन सिटीजनशिप ले रहा है, तो गवर्नमेंट को पता लगेगा, तो दे कैन बेसिकली डिप्राइव दैट पर्सन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। तो ये 3 होते हैं, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीविएशन। तो आपको इन तीनों को पता होना चाहिए, इनका आइडिया होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सब बातें किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 11। और आर्टिकल्स को मैं बहुत ज़्यादा डीपली टच नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो आस्क नहीं किए जाते हैं एग्जाम्स में, लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट टू हैव अ आइडिया अबाउट इट, सो यू कैन चेक आउट माई channel. I have created the videos regarding articles also, so I would have talked about it, so you can just give it a check if it is there. If it is not, and if you want me to, then I'll create a video, just write down in the comment section below. Okay, so yeah, so this one was part 2. Okay, now we are coming up to the very very important particle, most important particle in the whole constitution, मतलब जिसमें से आई एम नॉट सेइंग कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, बट आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो सभी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3, तो पार्ट 3 में हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसमें बहुत सारे स्टार्स भी बना सकती हूँ, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, 200%, 300% कुछ भी मान लो, बहुत पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स में होता क्या है कि इसमें आप लोगों को, ये पहली बात तो मैंने आपको बताया कि इसका सोर्स कहाँ से आया, हमने पढ़ा था, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्टेड है, ठीक है। सेकेंडली इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है, ठीक है। आप ये वर्ड याद रख सकते हो, इफ़ यू वांट मी टू राइट आई जस्ट गिव इट, मैं लिख भी देती हूँ इसको। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा, CARTA, MAGNACARTA, मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और दे आर जस्टिसेबल, ठीक है। इनको इनके अगर इनका फुलफिलमेंट नहीं होता है फंडामेंटल राइट्स को, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 का यूज़ कर सकते हो, विच इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और हाई कोर्ट जाने के लिए 226 का यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, रेट वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की डिमांड किसने की थी? सबसे पहले डिमांड की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1931 के कराची सेशन में, ठीक है।
तो आप ये चीज़ लिख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 1931 के कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स की सबसे पहले मांग हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को जो सबसे पहले आर्टिकल पढ़ना है दैट इज़ आर्टिकल नंबर 12, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको आइडिया देने के लिए। इसमें स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है, जिसमें बोला गया गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज आर इंक्लूडेड इन द स्टेट, ठीक है। इसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा. So every like definition of state has been given in article number 12. Then when we study article number 13, so there is a thing that article 13 में ये बोला गया है कि कोई भी लॉ जो है it cannot abridge फंडामेंटल राइट्स. ओके, तो वायलेट नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट को कोई भी लॉ. आपको लॉ फंडामेंटल राइट्स को देख के बनाना है कि कहीं पे वो ब्रीच तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है. सो वी हैव टू मेक द लॉज अकॉर्डिंगली. आप कोई भी ऐसे ड्रैकोनियन लॉ नहीं बना सकते. उसके बाद है हम लोग इस पर बहुत सारे राइट्स पढ़ेंगे, जैसे कि राइट टू फ्रीडम है आपका आर्टिकल 19 से 22 तक. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आपका आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक आपका राइट टू रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. उसके बाद आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 जो है वो आपके सेंट्रल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है. आर्टिकल 31 पहले था, अब नहीं है अब हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर नहीं है. अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है किसी और आर्टिकल में, ठीक है, जो कि अब पहले वो फंडामेंटल राइट था, वो एक लीगल राइट बन गया और उसको शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल 300A में. तो अभी करेंटली आर्टिकल 31 जैसा कुछ भी नहीं है, सीधा आर्टिकल 30 के बाद 32 आ जाता है. और 32 आपका क्या है? 32 हमें सबको पता है, वो है हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ नोन एज आर्टिकल विच इज़ रिलेटेड टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है. तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है. अब हम थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं. आर्टिकल 12 और 13 की मैंने बात कर ली थी, अब मैं आर्टिकल नंबर 14 की बात कर रही हूँ. 14 यहाँ कर लेते हैं, ठीक है. आर्टिकल नंबर 14. तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है ये, ठीक है. तो यानी कि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. अगर आपको अगेन एंड अगेन सेइंग, मैंने फंडामेंटल राइट्स पे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है, पूरा फंडामेंटल राइट्स कवर करे एक एक डीप में यूपीएससी से रिलेटेड. अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको उतना डीप जाने की ज़रूरत है, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं है. और आपको ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एक्सेप्ट फॉर यूपीएससी जितना ज़रूरत है उतना मैं यहाँ पे करा रही हूँ, ठीक है. तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे देंगे जहाँ पे जनरल नॉलेज पूछी जाती है नॉर्मली अलॉन्ग विद अदर थिंग्स लाइक क्वांट एंड आपका रीजनिंग, तो वहाँ पे आप आराम से हैंडल कर सकते हैं अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो में करा रही हूँ, ठीक है. ऑलरेडी आपकी आई थिंक 47 मिनट्स की हो गई है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. तो अगर आपको डीप में पढ़ना है तो गो चेक आउट माई वीडियोज़, दे आर देयर इन द चैनल, ओके. बाकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, ठीक है, जिसमें पूरी पॉलिटी कवर्ड है यूपीएससी की, ठीक है. अच्छा, तो हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं जो कि आर्टिकल 14 में आता है. अब आर्टिकल 15 की बात करते हैं. आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. स्टेट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा, ठीक है, रेस वगैरह, किसी भी चीज़ पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती स्टेट. उसके बाद है 16th. आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. अच्छा, अब इसमें ना मैंने एक चीज़ सुनी है कि पीपल से दैट यहाँ पर रिजर्वेशन का वो नहीं होता है, बट एक्चुअली आप जब इसको, अभी मैं आपको बहुत ऊपर से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि तो अगर आपको इतनी ही नॉलेज है इसके बारे में तो आप ये बोलेंगे कि रिजर्वेशन इज़ रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे आर्टिकल 16 में लिखा है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए. बट रिजर्वेशन इज़ नॉट रॉन्ग बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली बहुत बार मेंशन्ड है कि स्टेट वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर सकती हैं टू अपलिफ्ट द लोअर और डाउन ट्रोडन कास्ट. ओके, तो आप एक्चुअली हमको बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है तब हमें चीज़ें समझ में आती हैं. अभी अगर आप इस बेसिस पे कोई भी कंक्लूजन निकालेंगे, जैसे मैं आपको कितने सारे पढ़ा रही हूँ, बट आई एम गिविंग यू वेरी वेरी सरफेशियल डिटेल्स, अदरवाइज द डिटेल्स आर सो मच. ओके, तो अगर आपको किसी भी चीज़ को पूरा समझना है तो आपको डिटेल में जाना पड़ता है, जो कि आई डोंट थिंक आपको ज़रूरत है अगर आप नॉर्मल कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो. अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो मैं आपको तो मैंने सब कुछ ही पढ़ा रखा है फिर अंदर तक, ठीक है, बिल्कुल डिटेल्स पे. तो लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं है इस पर. लेकिन व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि इन आर्टिकल्स के बेसिस पे
आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं बनाना है कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, बिकॉज वी आर वेरी सरफेशियल राइट नाउ, हम कभी किसी भी चीज़ को डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। ओके, आर्टिकल 16 हो गया। देन नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, बहुत बार पूछ लेते हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना है, ठीक है। I know my writing just is getting difficult. My writing is actually good. The thing is that I'm just writing with a mouse, so it becomes difficult. Okay. तो आर्टिकल 17 आई होप इज़ क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर 5-6 स्टार मार्क कर लो, पेपर में आता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 18, मैं किधर लिखूँ, गिव मी अ सेक गाइस, या ठीक है। तो आर्टिकल 18 में क्या आता है, 18 में आता है कि कोई भी टाइटल्स नहीं ले सकते हैं, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, सर मैडम ऑल ऑफ दिस, कोई भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, या फिर किसी को जैसे कोई टाइटल मिला है, कोई अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, तो अपने नाम के आगे वो पद्मश्री पद्म विभूषण नहीं लगा सकते। डॉक्टर का टाइटल इज़ वैलिड ओनली व्हेन यू आर डूइंग MBBS और यू आर डूइंग PhD, 2 केसेस में सिर्फ, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, अदरवाइज इट इज़ नॉट ओके। तो ये हमारा आर्टिकल 14 से 18 जो होता है राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। आई हैव टू ऐड मोर फाइल्स, ठीक है। तो आपको और क्या पता होना चाहिए, आर्टिकल 19 से आपका राइट टू फ्रीडम आ जाता है। तो आर्टिकल 19 में बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें ए होता है 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, F एंड G, ठीक है। तो ए क्या बोलता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच और एक्सप्रेशन में आप कर सकते हैं फ्रीडम टू असेंबल, राइट टू असेंबली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद है आपका राइट टू मूवमेंट, आप कोई मूवमेंट कर सकते हैं, राइट टू सेटलमेंट, कहीं पे सेटल हो सकते हैं, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले था, अब इसको रिमूव कर दिया गया है, मैंने बताया था फंडामेंटल राइट से भी वो वैसे भी रिमूव हो गया है, ठीक है। अब ये रिमूव कर दिया गया अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है प्रोफेशन, आप कोई भी अपने चॉइस का प्रोफेशन को प्रोफेस कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये सारे जो है ये सब पार्ट से आर्टिकल नंबर 19 के पता होने चाहिए। अब उसके बाद आर्टिकल नंबर 20 को देख लो। 20 में क्या होता है, 20 में कहता है कि रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब कि कुछ कैदियों के पास भी कुछ राइट्स होते हैं, उनको कन्विक्ट ऐसे नहीं कर सकते हो, देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर, ठीक है। तो ये सब ये जैसे एनकाउंटर्स एंड ऑल होते हैं तो वो इसके अगेंस्ट होते हैं आर्टिकल 20 के, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप लोग आर्टिकल 21 देख लो। अब 21 में क्या बोलता है, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 21 होता है बेसिकली राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, मैं ऐसे लिख रही हूँ, फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, फुल लिख लेना। और ये वाले 2 आर्टिकल्स जो हैं ये इवन इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, और दूसरे आर्टिकल्स को सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी पे, बट इन आर्टिकल्स को आप किसी कीमत पर सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट आप इमरजेंसी में भी अगर इनका वायलेशन हो रहा है तो वन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड दे वुड नेवर बी सस्पेंडेड, ओके। उसके बाद
एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल और हो जाता है, आर्टिकल 21 के अंडर ही आता है ये। आर्टिकल 21A, देखो एक राइट टू प्राइवेसी होता है, वो भी इसी के अंडर आता है आर्टिकल 21 के। एक 21A होता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन में क्या होता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी इंश्योर्ड कि 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 21 हो गया। 22 क्या करता है? 22 रिलेटेड होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन से। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि अगर मतलब कोई क्राइम का अकरेंस नहीं हुआ है बट स्टिल उससे पहले ही किसी को एक सस्पेक्ट को मतलब एक कहते हैं ना शक की बिना पे उसको अरेस्ट कर लिया जाए, तो उस केसेस में अगर ऐसा हो रहा है तो इट इज़ अलाउड, बट वो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता है उसमें भी, जैसे कि 3 months का ही मैक्सिमम आप दे सकते हैं। उससे ऊपर अगर आपको डिटेंशन देना है किसी को, प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, ठीक है। और 24 आवर्स जब भी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हो, विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब मेंशन है आपका आर्टिकल नंबर 22 में, जो कि रिलेट करता है किससे? प्रिवेंटिव डिटेंशन से, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल नंबर 23। 23 क्या बोलता है? 23 बोलता है कि 23 और 24 हमारे पास होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस पर क्या होता है, यहाँ पर बोलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिकिंग से रिलेट करता है, किसी भी फॉर्म में प्रोहिबिटेड है। ये वाला आपका चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन से डिपेंड करता है कि किसी भी तरीके से चाइल्ड का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है। बहुत बार पेपर में आर्टिकल 24 पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज आते हैं 23 और 24 में, बिकॉज दोनों ही एक तरीके से आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, लेकिन एक में ट्रैफिकिंग को हाईलाइट किया गया है और एक में चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट किया गया है। तो आप ये 24 23 का थोड़ा फंडा याद रखना, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे आ गया, तो हम आर्टिकल नंबर 25 आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। सबसे पहले उसमें बोलता है कि आपको रिलीजन की, कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट करने की आपके पास एक चॉइस है, ठीक है। आप प्रोफेस, कंसाइज और प्रैक्टिस, प्रोपोगेट कर सकते हैं अपना रिलीजन, जो भी आपकी चॉइस का है। उसके बाद है 26, आर्टिकल 26 पे आपका इसी के अंडर है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर। इसमें कहता है कि आप रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, उसका फ्रीडम है आपको। 27 जो है वो कहता है कि स्टेट जो है वो किसी भी तरीके का टैक्स रेज नहीं कर सकती है एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। आर्टिकल 28 क्या कहता है? 28 29 आपको ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आई थिंक आपको बताने के भी मैं बर्डन नहीं करना चाहती आपको। बाकी नहीं, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी 28 और 29 तो आपके कल्चरल एजुकेशनल है, पढ़ लो, बिकॉज क्या है ना कि ज़रूरी तो हो ही जाते हैं, बाकी इतना पूछते नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होते हैं ये आपके। इसमें माइनॉरिटी एजुकेशन से रिलेटेड होता है कि वो लोग अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं फॉर स्पेसिफिकली फॉर द रिलीजन, ठीक है। माइनॉरिटीज़ कर सकते हैं ये, ठीक है, अपना, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर सकता है। उसके बाद मैंने बोला था आपको आर्टिकल नंबर 31 अभी है नहीं, आर्टिकल नंबर 32 है। आर्टिकल 32 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मैंने आपको अभी बताया था। और किसने बोला था कि हार्ट एंड सोल है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला था। और ये कहता है आर्टिकल नंबर 32 कि आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकते हैं डायरेक्टली अगर आपको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अच्छा, अब आपको मैं, जब आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो आपको रिट्स पढ़ाने का बेस्ट टाइम है। तो देखो, आप जब आप अगर इस आर्टिकल 32 के उससे या 226 के उससे जाते हैं तो रिट्स इशू करते हैं, रिट्स इशू की जाती हैं इस केस में, ठीक है, जब भी वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का।
रिट की जो पावर होती है वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और 5 टाइप के रिट्स होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। तो बहुत एक बार एक क्वेश्चन भी मैंने पता नहीं कौन सा एग्जाम दिया था, बट दे आस्क्ड के कितने टाइप्स के रिट्स होते हैं। इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट द रिट्स आर या इस रिट का क्या मतलब है, उन्होंने सिर्फ ये पूछ दिया कि कितने रिट्स होते हैं, जिसमें बहुत बार बच्चे 4-5 में कन्फ्यूज़ आते हैं, बिकॉज कुछ को वो क्लब कर देते हैं, लास्ट वाले को बहुत जगह पे क्लब करके पढ़ाया जाता है वो, बट वो क्लब नहीं होता है, वो अलग अलग लिखा गया, ठीक है। तो आप फिफ्थ वाला 5 अगर देखेंगे तो उसमें सबसे पहला होता है हेबियस कॉर्पस। मैं इसके सारे नाम लिख रही हूँ बिकॉज ये बहुत अजीब नाम होता है, तो आपको स्पेलिंग होनी चाहिए HABEOUS, हेबियस CORPUS, कॉर्पस। पहला ये है, ये सारे लैटिन वर्ड्स इसलिए अजीब है, हेबियस कॉर्पस। दूसरा है मैंडेमस, मैं पहले सारे लिख रही हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। MANDAMUS, मैंडेमस। तीसरा है आपका, मैं स्पेलिंग डिक्टेट भी कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको समझना है तो आई थिंक इट वुड बी ओके। मैंडेमस हो गया, फिर हो गया आपका क्यूओरेंटो, QUO WAR, वारंट लिख दो और ओ लगा दो, वारंटो बन गया, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ, बहुत लोग फोर्थ फिफ्थ को क्लब कर देता है, बट आप अलग अलग लिखना। फोर्थ है आपका प्रोहिबिशन, फिफ्थ है आपका सर्टियोरारी, CARTIORARI, सर्टियोरारी। तो ये 5 रिट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है गेट द बॉडी, जिसमें कि क्या होता है, जैसे इलीगल अरेस्ट्स होते हैं तो कोर्ट बोलता है कि हमारे सामने उस कन्विक्ट को पेश किया जाए, उसकी बॉडी पेश की जाए, ठीक है। और मैंडेमस होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे होते हैं, उसके ऊपर ये लगाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत बार कंप्लेंट्स होती है उनके खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उनको कमांड करता है। मैंडेमस बेसिकली मीन्स वी कमांड, ओके। तो ये ऑफिशियल्स के और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन सब के लिए होती है। थर्ड होता है क्वो कहता है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि आप किस अथॉरिटी से हमारे घर में घुस आए हैं, अपना वारंट दिखाइए, आप इसको उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाय व्हाट अथॉरिटी इज़ द मीनिंग ऑफ क्वो। देन प्रोहिबिशन सर्टियोरारी का मीनिंग कुछ सिमिलर होता है, तो इसलिए लोग इसे क्लब कर देते हैं, तो मैं दोनों का मीनिंग समझा देती हूँ। मान लो प्रोहिबिशन कहता है कि मान लो एक कोई भी है, मान लो एक जूनियर असेंबली में कोई केस पेंडिंग है मान लो, ठीक है। तो हायर कोर्ट क्या करेगा, वो हायर कोर्ट पे जाएगा, तो हायर कोर्ट बोलेगा नहीं आपको पहले यहाँ पे लेना पड़ेगा तभी वो हमारे पास आएगा, ठीक है। और उसके बाद है आपका सर्टियोरारी कहता है कि जिसकी जो अथॉरिटी है, मान लो हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस पर कोई डिसीजन देने लगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट को जिस पे डिसीजन देना चाहिए लेकिन हाई कोर्ट देने लग गया, अपनी पावर से बाहर निकल रहा है, अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकल रहा है, तो वो अलाउड नहीं होता है, उस पर सर्टियोरारी लग जाती है। उसको बोला जाता है कि भैया अपनी लिमिट्स में रहो, जितना तुम्हारे को बोला गया उतना करो। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू यूज़ दिस लैंग्वेज, बट जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू आई एम जस्ट स्पीकिंग लाइक दिस, ठीक है। तो एक इंसान को अपनी बाउंड्रीज़ में रहना चाहिए, ऐसी कोर्ट्स को अपनी बाउंड्रीज़ में रहना चाहिए। जूनियर कोर्ट हायर कोर्ट का काम नहीं कर सकता है, हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं कर सकता है। जिसको जो काम असाइंड है वो वही काम करेगा और उतना ही उसका जुरिस्डिक्शन होगा, ठीक है। क्लियर। रेट्स आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, पक्का आता है पेपर में, मैंने बहुत पेपर दिया है, मेरे को दिखा है ये बहुत बार। मैं आगे पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, आगे पढ़ाने में आपको अब अमेंडेबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, अमेंडेबिलिटी का इतना नहीं आता, आप लोग पार्ट 4 पे आ जाओ। पेन नहीं चल रहा। पार्ट नंबर 4 हमने पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर लिया है। पार्ट नंबर 4 में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होता है DPSP, जो कि हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। DPSP, तो हम अगर DPSP की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब DPSP की। तो DPSP जो होता है पार्ट 4 के अंदर आता है और ये एक टाइप की नेगेटिव ऑब्लिगेशन होती है, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। क्या होता है, ये जस्टिसेबल नहीं होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसकी यही है।
लेकिन ये तब भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जस्टिसेबल नहीं होता है। अगर ये फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जाके बोल सकते कि हमारे डीपीएसपी को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है, बिकॉज ये जस्टिसेबल ही नहीं होता है, ठीक है। इस पर बेसिकली होता क्या है, इस पर ये होता है कि ये कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कि पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होती है गवर्नमेंट की तरफ के, यू नो इट इज़ गुड, इट्स लाइक अ रोड मैप, ठीक है, जिसको आपको बोला जाता है कि आपको इसको फॉलो करना चाहिए। इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, यू हैव टू फॉलो देम एट एनी कॉस्ट, ओके, अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ एन इमरजेंसी। और इमरजेंसी में भी 20 और 21 को आप लोग फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन टीपीएसपी का ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल टाइम्स में भी वैसे भी ये एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आप कुछ स्टैंडर्ड मान लो कि आपको लॉज बनाने हैं तो उस पर डीपीएसपी प्रमोट होने चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रमोट नहीं हो रहे हैं तो भी इट्स फाइन। तो ऐसा क्यों है कि इनको जस्टिसेबल नहीं रखा गया? बिकॉज ये एक ऐसे स्टैंडर्ड पे, मान लो एक डेवलपिंग कंट्री है, एक डेवलप्ड कंट्री है, तो जो डेवलप्ड कंट्री है उसके जो गोल्स होंगे वो बहुत अलग होंगे, ठीक है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो पहले अपने बेसिक्स को ही सुधारेंगे तभी वो अच्छे गोल्स बनाएंगे, तो ये वही वाले अच्छे गोल्स हैं। और हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, पहले हमारी कंट्री हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करेगी तब वो हायर गोल्स की तरफ जाएगी, तो ये वही हायर गोल्स होते हैं। इसलिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम करो ये चीज़, ठीक है। जैसे कि फ्री लीगल एड, सबको फ्री में लीगल एड मिल जाए, ये एक डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ये नहीं बोल सकते कि सबको फ्री दे दो, ठीक है, बिकॉज अभी हमारी सोसाइटी उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि सबको लीगल एड प्रोवाइड की जा सकती है, वो भी फ्री, ठीक है। तो लेकिन वी वुड बी एमिंग टूवर्ड्स इट, कि हमारा एक गोल होना चाहिए कि हाँ हम उस चीज़ को फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। तो आपको एक ये चीज़ है जो कि डीपीएसपी का मतलब होता है, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि गवर्नमेंट फ्री होती है, ज़रूर फॉलो कर रही है, हमको उसको एक स्टैंडर्ड मानना चाहिए, फिर इसके अकॉर्डिंगली हमको देखना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सिटीज़न के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं और डीपीएसपी से हमेशा क्वेश्चन आएगा, मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप इसमें 4-5 स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन आपको डीपीएसपी से देखने के लिए मिलेगा। मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ, मैं स्लाइड भी रिमूव करूँ। देखो ये आर्टिकल नंबर 39 से 51 तक होते हैं, ठीक है। मैं आपको सबका एक एक रिकैप दे रही हूँ, ठीक है। 39, 40, 41, 42, 43, 44 वेरी इंपॉर्टेंट, 45, 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखने पड़ेंगे आपको कि कौन सा डीपीएसपी क्या कहता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये सारे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 39 की बात करूँ तो 39 में इसके बहुत सारे सब पार्ट्स भी हैं, ठीक है। जैसे कि 39A बोलता है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल भी जिसका दिया था, ठीक है। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी एक है जो कि 39 के अंडर आता है, ठीक है। तो बहुत सारी इक्वालिटी के राइट्स आते हैं इसके अंडर। उसके बाद आर्टिकल नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये विलेज पंचायत के बारे में बात करता है, ठीक है। सबसे पहला विलेज पंचायत कहाँ पर बना था, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, राजस्थान में बना था। दूसरा बना था कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और राजस्थान में भी अगर वो स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेते तो आप नागौर डिस्ट्रिक्ट याद रखो, लिख देती हूँ मैं 40 के आगे। सबसे पहला वाला नागौर, NAGAUR, नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप लोग 41 पे आ जाओ। 41 पे क्या बोल रहा है, 41 है राइट टू वर्क, ठीक है। जैसे कि MG नरेगा स्कीम है वो इसी DPSP को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 42 जिसमें मैटर्निटी लीव का प्रोविज़न है। आर्टिकल नंबर 43 जिसमें लिविंग वेजेस का प्रोविज़न है। आर्टिकल नंबर 43A भी एक अमेंडमेंट है, तो आप लोग 43 के आ गए, 43A भी लिख लो कि इसमें 43A भी होता है। तो 43A क्या कहता है, वो कहता है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का इन मैनेजमेंट इन द इंडस्ट्री, ठीक है। आर्टिकल 44 इज सुपर इम्पॉर्टेंट, क्यों,
बिकॉज इस पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। हमारे इंडिया में अभी तक सिर्फ एक ही स्टेट है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर पाई है सक्सेसफुली, दैट इज़ गोवा। ठीक है, ऑफ कोर्स उसके लिए गोवा के लिए इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर, बट वी वुड अप्रिशिएट इट कि एक हमारा डीपीएसपी को वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाई है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ 45 पे। 45 कहता है कि केयर और एजुकेशन जो है चिल्ड्रन की, मैंने आपको बताया था वो वो एक होनी चाहिए। ठीक है, बिलो 6 ईयर्स के लिए भी होनी चाहिए। अभी करेंटली 21A में हमको 6 से 14 ईयर्स तक बोला गया है, लेकिन केयर एंड एजुकेशन जो कि आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपी में बोला गया है, जिसके बारे में बात की गई है, वो रिलेटेड है कि हर एज के बच्चे को, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग इनिशियल एकदम वन एज से जो है प्रॉपर एजुकेशन और केयर मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है 46 आर्टिकल्स होता है। 46 आर्टिकल जो होता है दैट इज़ रिलेटिंग टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर SC एंड ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 47 क्या कहता है? 47 कहता है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का और ड्रिंक्स का प्रोहिबिशन होना चाहिए। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है, और इसका एप्लीकेशन आपने बिहार में सुना होगा कि वहाँ पे बैन है, गुजरात में बैन है, ड्राई स्टेट्स हो जाती हैं। तो ड्राई ये नहीं है कि पानी ख़त्म हो गया, ड्राई इन द सेंस कि वहाँ पे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वगैरह नहीं मिलती हैं अब। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो ये एक डीपीएसपी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम डीपीएसपी फ्रॉम आर्टिकल नंबर 47। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 48 जो प्रिवेंट करता है स्लॉटर ऑफ मिल्चिंग काउज एंड it would also say that there should be a promotion of agriculture and animal husbandry। ठीक है, आर्टिकल 48 से ग्रीन रेवोल्यूशन को आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 48 से ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसमें एक आर्टिकल 48A भी है। 48A को भी 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। इसमें बोला गया था कि वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। आर्टिकल नंबर 49 जो है वो कहता है कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियली को पैरेलली एंड इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए। ठीक है, किसी के भी कंट्रोल में कोई एक नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एंड पैरेलल वर्क होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 51 दैट इज़ द लास्ट आर्टिकल, वो कहता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है, अब हमने आर्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं जो कि डीपीएसपी के अंडर आता है। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि आता है आपका पार्ट 4A विच इज़ अ सब पार्ट ऑफ पार्ट 4। पार्ट 4A क्या होता है? 4A में आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है मेरे को कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से सोर्स्ड है, हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको सोर्स किया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो मैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करती हूँ तो उस पर आपके जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल आता है आपका, हमने 51 तक पढ़ लिए थे। इस पर आपका आर्टिकल 51 जो है ना वो अलग है, और ये 4A पार्ट अलग है। 4A में बहुत सारी ड्यूटीज़ मेंशन्ड है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे मेंशन है, मैं आपको बता देती हूँ सारी, एक बार डिक्टेट कर देती हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बेसिकली ये पूछ लेते हैं कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। बाकी बहुत रेयरली होता है ऐसा कि वो कोई फंडामेंटल ड्यूटी पूछ ले, तो इसलिए मैं एक बार आपको डिक्टेट करके बता रही हूँ कि ये होती हैं। तो अगर पेपर में आए तो आप ये ना सोचे कि हमने उस चीज़ को नहीं किया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 4A को देखें तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, एंथम, नेशनल एंथम का और फ्लैग को अबाइड करना चाहिए। ठीक है, बापू जी के आइडियाज़ को फॉलो करना चाहिए। फिर वो कहता है कि सेंटर और सेंटर की यूनिटी होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। फिर डिफेंस हमारा अच्छा होना चाहिए कंट्री का। ठीक है, और हम सिटीजन जो होते हैं उनको ज़रूरत पड़ने पर कंट्री को डिफेंड भी करना चाहिए, दिस इज़ आवर ड्यूटी। ई होता है इक्वालिटी मान लो आप, वुमेन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, एनकरेज करना वुमेन को, एनकरेज करना ब्रदरहुड को, हारमनी को,
ठीक है, फोर्ट्स को, हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ग्रीन एनवायरनमेंट रखना, ठीक है, हाई टेक होना चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी को परस्यू करना चाहिए, ह्यूमनिज़म मेंटेन रहना चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और हमको ट्राई करना चाहिए कि इंसान हर स्फेयर ऑफ लाइफ में जीनियस हो सके, ठीक है। नॉलेज ग्रांट करने के लिए स्कूल्स का प्रॉपर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार डिक्टेट कर दिया, तो अगर पेपर में आया तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि DPSP के अंदर है कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, बिकॉज DPSP को मैंने अपने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया, मैंने आपको एक एक आर्टिकल बताया, तो उससे जो अलग होगा और आपने सुना भी होगा तो यूड बी एबल टू मार्क आउट वेरी क्लियरली कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है या DPSP का पार्ट है। इसी में कन्फ्यूजन आता है, नहीं तो नहीं आता, ठीक है। उसके बाद ना आगे जो होते हैं ना, आगे के जो है ना, उसमें आपको आर्टिकल्स इतना रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो जो जो पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आर्टिकल्स इसके, लेकिन आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि प्रेसिडेंट का कंसेप्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट क्या होता है, क्या पावर्स होती है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है। तो इस सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आई विल क्रिएट अ पार्ट 2 फॉर दिस क्रैश कोर्स वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों को पार्ट 2 ईज़िली मिल जाएगा अभी, ठीक है। अभी मैं इसके बाद ही बस अपलोड कर रही हूँ, इट इज़ प्रिपेयर्ड, ओके। थोड़ा सा उसमें वर्क है, तो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर रही हूँ उसको, बिकॉज आपका फिर क्रैश कोर्स एक कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 मान लेना आप इसको, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो इट क्रिएट्स डिफ़िकल्टीज़ इन अपलोडिंग, तो मैं उसको सेकंड में कवर कर लूँगी, ठीक है। तो हमारा बस थोड़ा सा ही सिलेबस बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, तो सेकंड में प्रॉपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेजर पोर्शन हम कवर कर चुके हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। इफ़ यू डिडेंट, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लग रहा है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, प्लीज़ कीप द कमेंट सेक्शन रिस्पेक्टेबल। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, and I'll be coming up with the next video very soon. It's just like prepared, okay, it just need to be uploaded. तो आप तब तक क्या कीजिए, इसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए एक बार, ठीक है, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे, और अगर आपको रिवीजन करनी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो है, आप इसको रिवाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं लिख भी दे रही हूँ, देखो यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। It gives us motivation to create more videos. So yeah, so have a very nice day, stay safe, stay healthy, bye.